Hello everyone, my name is Loveleen and I hope everyone is safe and well. So थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ. I am a faculty of accounting and taxation along with I am a working professional working in a private in a multinational company. Uh, so I have 6 or 7 years of experience of teaching as well. Um, my subjects are taxation and accounting. So in today's video, uh, I want to discuss the solution of the paper CA Foundation accounting paper which was held in December. तो इस पर्टिकुलर पेपर को मैं सॉल्व करूंगा बट नॉट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो कंप्लीटली नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत लेंथी बन जाएगी. तो मैं दो दो क्वेश्चंस करके डेली बेसिस पे आऊंगा और छोटी छोटी वीडियोस निकाल के आपके सामने कंप्लीट सॉल्यूशन रखूंगा. तो लेट्स स्टार्ट विद इट. तो दोस्तों ये आपके सामने पेपर है, मैंने डाउनलोड किया है इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से. यू कैन सी टोटल 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे 100 मार्क्स के. और टोटल टाइम अलाउड यू नो वेरी वेल डेट 3 आवर्स. अगर नहीं जानते तो आप जान लीजिए जो पहली बार अपियर करेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज मैंडेटरी. ये तो आप लोगों को अगर पता होगा. तो लेट्स डिस्कस दिस. ओके, जो पहला क्वेश्चन होता है सीए फाउंडेशन की अकाउंटिंग का, वो हमेशा ट्रू और फॉल्स के रूप में पूछा जाता है. लोग थोड़ा सा घबराते हैं, मैंने देखा है. जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा घबराते हैं इस क्वेश्चन को देखकर कि यार क्या पूछ लिया एकदम से. बट बिलीव मी, कुछ कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता. अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ये मैं आपको कह रहा हूँ. और सेकेंडली, आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि आप जो स्टडी मैट है सी इंस्टीट्यूट का, उसको जरूर रेफर कीजिए अपनी प्रिपरेशन में. उससे भागिए मत. ये मत सोचिए कि लेंथी है नहीं करना, नहीं, उसको उसको भी करना है. ठीक है, या मैं यूं कहूं कि उसको बेस बना के चलो, उसके टॉपिक्स को बेस बना के चलो. उसकी रीडिंग जरूर करो क्योंकि वहां से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे, 101% मिलेंगे. ठीक है. तो ये तो हो गई कि कैसे रीड करना है, वो बता दिया. अब थोड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि क्या क्वेश्चन था. सो पहला पहला क्वेश्चन है स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. सो सिंपल ट्रू और फॉल्स है और रीजन साथ में देना है. ये 6 क्वेश्चंस हैं, 12 मार्क्स के हैं. टू मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन. द फर्स्ट इज the uh, the financial statements are not prepared on the assumption that an enterprise is a going concern and will continue its operation for the foreseeable future. स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है, अगर आपने स्टडी मटेरियल को पढ़ा होगा तो आप वहां पे आप पाएंगे जो अकाउंटिंग कंसेप्ट का जो चैप्टर है उसमें गोइंग कंसर्न का जो कंसेप्ट दे रखा है, सीधा उसकी फर्स्ट लाइन पिक करी है. आप चेक कीजिएगा. तो इंस्टीट्यूट ने सीधा वो लाइन कॉपी और पेस्ट करके यहाँ पूछ लिया है, बट उसने यहाँ पे नोट लगा दिया है. ठीक है ना. अब देखिए क्या है. वो पूछ रहा है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, क्या ये प्रिपेयर नहीं की जाती इस अजम्पशन पे कि एंटरप्राइज इज अ गोइंग कंसर्न एंड विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन फॉर द फोर्सेबल फ्यूचर. द आंसर इज फॉल्स. वाई? क्योंकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो प्रिपेयर ही इसी अजम्पशन पे होती है कि एंटरप्राइज क्या है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है. गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है कि एंटरप्राइज विल कंटिन्यू इन ऑपरेशन फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर, कि नियर फ्यूचर तक वो अभी वो चलती रहेगी. हमें उसको चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो उसका फ्यूचर अभी स्टेबल है. राइट. तो इसी अजम्पशन पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं. तो आई बिलीव आपको ये समझ में आ गया होगा. तो इसका आंसर था फॉल्स. सेकेंड टॉपिक, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम is a method of ascertaining inventory by taking an actual physical count. तो दोस्तों, अगर आप स्टडी मटेरियल जाएंगे, इन्वेंट्री का चैप्टर खोलेंगे, तो आपको ये स्टेटमेंट, जब आप पीरियोडिक इन्वेंट्री का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो वहां भी आपको ये पहला पहला ही स्टेटमेंट आपको उन्होंने इंस्टीट्यूट ने कॉपी कॉपी पेस्ट मार दिया है. जिसने वो अगर पढ़ा होता तो उसको इसका सॉल्यूशन देने में कोई इशू नहीं होता. तो यस, इसका आंसर है ट्रू.
पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम क्या होता है? जिसमें इन्वेंट्री को कैलकुलेट किया जाता है बाय टेकिंग एक्चुअल फिजिकल काउंट। उसको एक्चुअली फिजिकली काउंट किया जाता है, तब इन्वेंट्री को असरटेन किया जाता है, उसको कैलकुलेट किया जाता है। यही है बस ये कंसेप्ट। तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक इन्वेंट्री कंसेप्ट सिस्टम। थर्ड, द प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स is often not provided in keeping with the principle of conservatism। इसका आंसर है, पहले मैं आंसर बता दूं, डेट इज ट्रू। अब क्यों? देखो, आपने प्रोविजन के बारे में पढ़ा होगा, समझा होगा। प्रोविजन क्या होता है वो बताऊंगा अभी थोड़ा लेटर, जब मैं प्रोविजन और कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज के बारे में बताऊंगा। तो अब ये समझ लीजिए, जो कंजर्वेटिव कंसेप्ट होता है, इसके हिसाब से जितने भी लॉसेज और लॉसेज होते हैं, हम उन्हीं को ही एस्टिमेट करते हैं, उन्हीं को ही अपने बुक्स में रिकॉग्नाइज करते हैं, ना कि फ्यूचर इनकम को। राइट। अब प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स के बारे में बात कर रखी है यहाँ पे इन्होंने। अब क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनको हमें पैसा देना है। हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि वो हमें, शायद अगर हम उसको 1 लाख रुपए देना है तो वो हमें 10,000 रुपए का डिस्काउंट देगा, चलो उसका प्रोविजन बना लो। तो वो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे अपनी बुक्स में एज पर कंजर्वेटिव कंसेप्ट, क्योंकि इस कंसेप्ट के हिसाब से सिर्फ हम लॉसेस को ही हम एस्टिमेट करते हैं और रिकॉग्नाइज करते हैं अपनी बुक्स में। तो आंसर इज ट्रू। आई बिलीव आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, if the errors are detected after preparing the trial balance, then all the errors are rectified through suspense account। The answer is no। सारी एरर्स तो सस्पेंस अकाउंट से नहीं होती। ठीक है। जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से समझाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लोग स्टूडेंट इससे भी भागते हैं, उनको ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट दिस चैप्टर इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दिल लगाओ, तो सब समझ में आ जाएगा। राइट। तो आंसर क्या है इसका? फॉल्स। Now the fifth point, both revenue and capital nature transactions are recorded in the receipt and payment account। ये कहाँ से पढ़ा आपने? ये कौन सा चैप्टर है? ये अपना हो गया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। वहां पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है अगर उसकी डेफिनेशन पढ़ोगे, तो इसमें सारी चीजें कवर, सारा कैश कवर होता है, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो या कैपिटल नेचर का हो। तो आंसर इज यस। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ वन, a fixed charge generally covers all the assets of the company including future one। ये भी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल में, अगर आप, मैं आपको चैप्टर बताऊं तो आप वो लोग पढ़ते नहीं हैं, बट स्पेसिफिकली एक लाइन लिखी हुई है। इफ यू गो टू द अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी चैप्टर, वहां आपको इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। तो याद रखो, अभी सिर्फ सिंपल सा बता रहा हूँ कि फिक्स चार्ज जो होता है वो एक पर्टिकुलर असेट के लिए होता है, और अगर ऑल दी एसेट के लिए कोई चार्ज होता है वो फ्लोटिंग चार्ज होता है। सो द आंसर इज फॉल्स। जब मैं पूरा चैप्टर आप लोगों को पढ़ाऊंगा, सारे चैप्टर्स आपको पढ़ाऊंगा, तो बारी बारी से डिटेल में आपको सबको समझाऊंगा फ्रॉम स्क्रैच टू एंड, कि इसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली क्या होता है, ये क्या होता है, क्यों होता है, सारी बातें समझाऊंगा। तो आई होप आपको ये जो ए पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी मुश्किल नहीं था इसके अंदर। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट, बी पार्ट, differentiate between provisions and contingent liabilities। That is the most asked question। सिंपल क्वेश्चन है। इंस्टीट्यूट के अगर स्टडी मटेरियल आप देखोगे तो वहां पे उन्होंने बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, अगर किसी ने रीड किया होगा। तो अगर वो पूरे का पूरा कॉपी पेस्ट कर लेता तो 4 नंबर देने से कोई नहीं रोक सकता आपको, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होता है इसके बारे में, और या पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलो इंस्टीट्यूट का ही मैं आपको स्टडी मैट लेके चलता हूँ, वहीं आपको समझाता हूँ कि वो उन्होंने कैसे एक्सप्लेन कर रखा है और ये क्या होता है प्रोविजन ऑफ कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज। सो लेट्स गो टू द स्टडी मैट। हियर इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। पहले ये समझो प्रोविजन होता क्या है। देखो, प्रोविजन प्रोविजन ये भी एक ऑब्लिगेशन होती है। राइट।
कॉन्टीजेंट लायबिलिटी ये भी एक ऑब्लिगेशन होती है, ये तो दोनों में कॉमन है, पर कॉन्टीजेंट लायबिलिटी इट्स अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन, राइट। इन अदर वर्ड्स, प्रोविजन है क्या? प्रोविजन यानी कि आपको पता है कि ये हमें देना है, आपकी एक लायबिलिटी है, आपको देना है, पर आप अमाउंट को एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हो। सिंपल सी बात, आपको पता है आपको देना है, पर आप अमाउंट को एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हो। तो आप अपने तो उसको तो इस लायबिलिटी को आपको अपनी इस लायबिलिटी को, इस प्रोविजन को आपको अपनी बुक्स में बुक करना ही पड़ेगा। इस प्रोविजन को आपको अपनी बुक्स में बुक करना ही पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करना ही पड़ेगा। बट द कॉन्टीजेंट लायबिलिटी कंसेप्ट, यहाँ पे क्या होता है कि इसमें शंका होती है कि हमें देना पड़ भी सकता है और देना नहीं भी पड़ सकता, फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट, अमाउंट का भी थोड़ा सा यहाँ पे जो वो नॉन क्लियरेंस होती है कि हाँ दे कितनी होगी, क्या होगी अगर देना पड़ा तो। ओके, सो इन शॉर्ट, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन, कि यहाँ देना पड़ सकता है, जो डिपेंड करता है ऑन द occurrence और नॉन occurrence ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स। कुछ फ्यूचर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स हैं जो फ्यूचर में हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, डिपेंड्स अपॉन द फ्यूचर, राइट। तो हमें उस हिसाब से सोचना पड़ेगा, ठीक है। एक एग्जांपल और देता हूँ। सपोज हमारी कंपनी है एक्स लिमिटेड। अब इसका एक कोर्ट केस चल रहा है इसके सप्लायर के साथ। अगर हमें पता है कि यस, हम इस केस को हारेंगे और हमें कुछ ना कुछ पे करना पड़ सकता है सप्लायर को कोर्ट के अ, फैसले के बाद, तो वहां हम प्रोविजन बुक करेंगे। पर अगर हम डाउट है हमें कि शायद वो केस हमारे फेवर में भी आ सकता है और शायद हमें देना भी पड़ सकता है, राइट, तो हम क्या करेंगे? जब भी डाउट हो, क्लैरिटी ना हो, तो हम उसको एज अ कॉन्टीजेंट लायबिलिटी अपनी बुक्स में एज अ नोट दिखाएंगे। प्रोविजन को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करते हैं, हमेशा याद रखना, इट इज ऑलवेज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट कॉन्टीजेंट लायबिलिटी जो होती है एज अ नोट्स जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो ये तो हो गया मोटा मोटा डिफरेंस। बाकी ये पढ़ने का मटेरियल है कि प्रोविजन मीट्स द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया लाइक कि पता है कि कितना देना पड़ सकता है, एस्टिमेट कर लिया हमने कि अंदाजन में इतना देना पड़ सकता है, और यस लायबिलिटी है, रिकॉग्नाइज होगा तो प्रोविजन बुक होगा। बट कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है कि जब रिकॉग्निशन के सवाल ही पैदा नहीं होता, हम खुद डाउट में है कि होगा नहीं होगा, तो हम वहाँ पे इट फेल्स टू मीट द सेम। थर्ड पॉइंट, प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज व्हेन एंटरप्राइज हैज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। जैसे बताया कि ये देना लायबिलिटी है हमारी, मतलब ऑब्लिगेशन है हमारी, अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट, प्राइस इवेंट से, कि जहाँ पे आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज इज प्रोबेबल, कि जाएगा जाएगा पैसा हमारी जेब से, एंड रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड। एक रिलायबल एस्टिमेट बन जाएगा अमाउंट का कि हाँ इतना अंदाजन अमाउंट जा सकती है, तो वो प्रोविजन है। Contingent liability includes present obligations that do not meet the recognition criteria। जैसे मैंने सेकंड पॉइंट में बताया कि रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट ही नहीं करेगा, कि पता ही नहीं कि देना पड़ सकता नहीं पड़ सकता, तो उससे कैसे इनकर्ड होगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता हमें। बिकॉज इधर इट्स नॉट प्रोबेबल कि सेटलमेंट विल रिक्वायर आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, या तो हमें ये प्रोबेबली क्लियर ही नहीं है कि आउटफ्लो होगा, और दूसरा कि अमाउंट कैन नॉट बी रिलायबली एस्टिमेट, और अमाउंट का हम एस्टिमेट कर भी नहीं पा रहे, तो ये इस केस को कॉन्टीजेंट लायबिलिटी बोलते हैं। फोर्थ पॉइंट, इफ द मैनेजमेंट एस्टिमेट, अगर मैनेजमेंट एस्टिमेट करती है कि इट इज प्रोबेबल that the settlement of an obligation will result in outflow of economic benefit, डेफिनेटली उसको हम प्रोविजन के रूप में बैलेंस शीट में दिखाएंगे। अगर मैनेजमेंट एस्टिमेट करती है कि यस हमारा आउटफ्लो होगा, तो बैलेंस शीट में हम एज अ प्रोविजन दिखाएंगे। और अगर मैनेजमेंट एस्टिमेट करती है कि इट इज लेस लाइकली, मतलब खुद ही डाउट में है कि होगा नहीं होगा, कि इकोनॉमिक बेनिफिट आउटफ्लो होगा नहीं होगा, तो हम उसको एज अ ऑब्लिगेशन डिस्क्लोज करते हैं, जैसे बताया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज अ नोट्स के रूप में दिखाते हैं, और प्रोविजन को चार्ज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अगेंस्ट में। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। आई बिलीव आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप स्टडी मटेरियल को एक बार पढ़ना, इस टॉपिक को, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, प्रोविजन, लायबिलिटी, कॉन्टीजेंट असेट,
अब ये 4 टॉपिक को अच्छे से पढ़ना। कोई भी अगर कुछ इशू हो, कुछ क्वेश्चंस हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिए। डेफिनेटली आई विल लेट यू नो द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेरीज। सो अभी के लिए इतना करते हैं। आई विल कम अप विद मोर क्वेश्चंस ऑफ द प्रीवियस पेपर विद माय इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो प्लीज़ कीप इन टच, और हो सके तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।